हेलो बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम एक अलग चरण में सॉलिड स्टेट में घुसने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे लाइफ आगे बढ़ती जाती है यार, वैसे ही हम चैप्टर्स के अंदर भी क्या करते हैं, धीरे 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 आगे बढ़ते जाते हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं क्या होता जाता है, कॉन्सेप्ट ऐड ऑन होते जाते हैं। और कॉन्सेप्ट जैसे जैसे ऐड ऑन होते हैं चैप्टर इंटरेस्टिंग बन जाता है। क्योंकि याद करो शुरुआत में क्या होता है यार, शुरुआत में थोड़े से कॉन्सेप्ट होते हैं, अभी स्टार्ट हो रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेप्ट ऐड होते हैं क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होने लगते हैं, कॉन्सेप्ट को इंटर रिलेट करने में मजा आने लगता है, और तब असली खेल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, है ना। तो आज जैसे हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग यूनिट सेल में एटम्स के कहां कहां पोजीशन होते हैं, एटम्स कहां ऑक्यूपाई होते हैं, उनकी पैकिंग इफिशिएंसी क्या होता है, कितने एम्प्टी स्पेस होता है। अलग अलग यूनिट सेल में अगर बात करें तो एटम्स के पोजीशन क्या होता है, उनके एज लेंथ और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रेडियस के बीच क्या रिलेशन होता है, हम किसी भी यूनिट सेल का क्यूबिक यूनिट सेल की डेंसिटी को कैसे निकाल सकते हैं। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम अभी तक देख चुके हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, एमरफस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, चार टाइप ऑफ सॉलिड जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे आज की क्लास में सबसे पहले वॉइड की। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, 2D टू डायमेंशन में हमने बताया था कि दो तरह की हम पैकिंग करते हैं। एक होता है हमारा 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा होता है हमारा हेक्सागोनल, है ना, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब यहां पे देखना है हमें क्या, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार, थोड़ा सा आई नो कि फोकस करना मुश्किल होता है यार, एक स्टूडेंट के लिए लाइफ में सबसे मुश्किल क्या है, किसी भी बंदे के लिए लाइफ में, वो है फोकस करना यार। क्यों? क्योंकि हमारा मन को ना पता नहीं है कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो हमारा दिमाग क्या हो जाता है ना, कहीं पे भी पहुंच जाता है। वो जब पहुंचता है ना, उस समय हमें आइडिया ही नहीं लगता कि हम क्या इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस कर रहे हैं या ऐसी चीजों पे टाइम दे रहे हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी आपके लिए पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, ये आपको भी पता है, लेकिन आपके दिमाग को नहीं पता। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग को मैसेज नहीं दिया हुआ है ना। तो थोड़ा सा आप अपने दिमाग को बार बार मैसेज दो कि बेटा कुछ साल की बात है, कुछ साल की बात है, एक बार जेई क्लियर होगा, फिर हम अपने दिमाग को डाइवर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ फोकस एग्जाम होगा, है ना। तो ये इस तरह से आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो यार। और कंट्रोल किसी भी सक्सेस का सबसे पहला, मैं कह दूं सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो होता है वो होता है बेटा कंट्रोल। जो बंदे ने, जिस बंदे ने भी आज तक अगर अपने माइंड, अपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं किया, मैं मान नहीं सकता कि वो बंदा कभी भी लाइफ में सक्सेस किया होगा। जिसने भी सक्सेस किया हो, सक्सेस देखो यार होता क्या है, सक्सेस भी कुछ लोग अलग अलग तरह से बोलते हैं। मेरे अकॉर्डिंग सक्सेस का मतलब होता है यार कंटिन्यूअस अचीवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बच्चों ने अगर 10th में आपने बहुत टॉप कर दिया, पूरे इंडिया में टॉप कर लिया, तो क्या 10th में टॉप करने से आपकी आगे की लाइफ चल पाएगी? क्या नहीं चल पाएगी। तो सिर्फ 10th में टॉप करने से आगे की लाइफ नहीं चल सकती, फिर आगे आपको फिर कुछ अच्छा करने की जरूरत है, फिर वो अच्छा करोगे, फिर आगे अच्छा करने की जरूरत है। मतलब सक्सेस इज ऑल अबाउट कंटिन्यूअस अचीवमेंट। जब तक आप कंटिन्यू अचीव नहीं करोगे, जब तक वो सक्सेस नहीं कहा जाएगा। तो कोई भी सक्सेसफुल बंदा है जो कि कंटिन्यूअस अचीव करता जाता है, उस बंदे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसके अंदर एक टूल होता है वो होता है कंट्रोल। यानी वो जैसे चाहे अपने बॉडी, अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। आशा करता हूं आपको ये चीजें अच्छी लगे यार, है ना, और आप इस चीज से सीखते रहो। तो चलो यार, मैंने आपको बताया कि भाई 2D अगर मैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हम एटम्स को कुछ इस तरह से पैक करते हैं ना, एक एटम के सेंटर के नीचे दूसरा एटम होता है, और इस तरह से हम एटम्स को क्या करते हैं, पैक करते चले जाते हैं। ये हुआ हमारा 2D पैकिंग। और मैंने बताया कि इसको हम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं, क्योंकि जो एटम्स टच कर रहे हैं, अगर मैं उनके सेंटर को मिलाऊं तो आप देखोगे
कि हमें एक स्क्वायर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और इसलिए हम इसको कहते हैं 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। साथ में मैंने ये भी बताया था कि 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, 4 एटम टच कर रहे हैं, तो हम कहेंगे 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो हमारा 4 होगा। दूसरा तरीका मैंने बताया था, 2 डायमेंशन में एटम्स को अगर हम क्लोजली पैक करना चाहते हैं, क्लोजली पैक का मतलब बिल्कुल सटा कर रख सकते हैं, जैसे सॉलिड में एटम्स देखो ना बिल्कुल सटे सटे होते हैं, तो अगर इस तरह से हम एटम्स की पैकिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल सटा सटा कर बिल्कुल क्लोज पैक करना चाहते हैं, तो दूसरा तरीका हुआ कि ये दोनों एटम के बीच में जो हमें खाली जगह मिल रहा, यहां पे हम एटम को प्लेस करते चले जाए। एक तरीका ये हुआ आपका, जहां पे एटम्स के बीच खाली जगह है वहां पे, अब ये दूसरे लेयर में एटम्स के बीच जो खाली लेयर है ना, यहां पे हम एटम्स को क्या करते जाएं, पैक करते जाएं। एक तरीका ये हुआ। अब इस तरह का जब हम पैकिंग करते हैं, एक तरीका ये हुआ, दूसरा ये हुआ। इसमें मैं अगर किसी एटम को लेता हूं, सपोज इस एटम को लिया, तो इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 एटम टच कर रहे हैं। अगर मैं उनके सेंटर को मिलाऊं तो आप देखोगे हमें कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला, हेक्सागोनल। इसलिए इसको, चूंकि ये 2D पैकिंग है, 2 डायमेंशन में हम पैक कर रहे हैं, सिर्फ 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन हमने नहीं लिया, 2 डायमेंशन में ले रहे हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की अगर हम बात करें तो 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या हो रहा, तो वो आप देख सकते हो बेटा कि 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एक एटम को 6 एटम टच कर रहे हैं, तो यहां पे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। इसके अलावा मैंने 1 डायमेंशन भी बोला कि 1 डायमेंशन में एटम्स को क्लोज पैक करने का तरीका क्या है, बस ऐसे 1 डायमेंशन में हम एटम को सटा सटा कर रखते चले जाएं। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो किसी एक एटम को अगर आप लोगे तो आप देख सकते हो ये तो एक लाइन है 1D, है ना। 1D में हमेशा एक क्या बनेगा, 1D में हमेशा एक लाइन बन सकती है ना। 2 डायमेंशन में स्क्वायर भी बन सकता है, हेक्सागोनल, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं, लेकिन यहां पे हमने देखा अगर हम एटम्स को क्लोज पैक करें तो 2 डायमेंशन में 2 तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब मैंने आपको बोला कि भाई ऐसा है कि यहां पे 1D अगर मैं पैकिंग की बात करूं तो 1 डायमेंशनल पैकिंग क्लोज पैकिंग में आप देख सकते हो लाइन बन रहा, तो ये तो हमेशा लाइन ही बनेगा, और इस केस में एक एटम को 2 एटम टच कर रहे हैं, तो इस केस में हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 2 है, क्योंकि एक एटम को 2 एटम टच करना है। लेकिन हमें चूंकि सॉलिड स्टेट एक स्ट्रक्चर जो होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो 3D होता है, तो 3D क्लोज पैकिंग जब हम करेंगे, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो हम करेंगे, तो उस केस में हमें क्या होगा, इस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और यहां पे वॉइड कहां बनेंगे वो सब भी हम देखेंगे। जैसे हमने 2 डायमेंशन में देखा हमें वॉइड कहां कहां मिल रहा, तो यहां देखो हम एटम्स को अगर हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कर रहे हैं तो वॉइड ज्यादा मिल रहे हैं। अगर मैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कर रहा हूं तो अब गैप कम मिल रहा है, लेकिन अभी भी गैप है, तो हम एटम्स को कितना भी क्लोज पैक कर दें कुछ ना कुछ खाली जगह होगा, और यही चीज मैंने परसेंटेज एम्प्टी स्पेस में आपको सिखाया था। जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, उसका लगभग 48% पार्ट खाली होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमने देखा था लगभग 26% पार्ट खाली होता है। हमने ये भी देखा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भी 26% पार्ट खाली होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 32% वॉल्यूम खाली रह जाता है। यानी हम चाहे कितना भी क्लोज पैकिंग कर लें, कुछ ना कुछ जगह आपका खाली रहेगा ही। सबसे हाईएस्ट पैकिंग इफिशिएंसी एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का होता है, जिसमें भी 26% यानी कि 1/4 पार्ट खाली होता है। तो उसी खाली जगह को हम वॉइड कहते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में हमें 2 तरह के, जो हमें पढ़ना है उसमें हमें 2 तरह के वॉइड देखने को मिलेंगे।
पहला वॉइड होगा हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड, दूसरा होगा हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ये दोनों वॉइड के बारे में हमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में जानना है। तो चलिए अब इसके डिटेल स्टडी करने के लिए हम टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करते हैं। सबसे पहले टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा होता है, देखने में कैसा होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा कैसे। तो सबसे पहले टेट्राहेड्रल वॉइड कुछ इस तरह से बनता है, जैसा मैंने बताया कि अगर हमने कुछ इस तरह से पैकिंग की हुई है, आप देख सकते हो, अगर हमने कुछ इस तरह से पैकिंग की हुई है, जैसे आपको देख सकते हो नीचे वाला जो है वो 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, और उसके बीच में जैसे आप देखो यहां पे मैं क्या बता रहा हूं, ये हमारा 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था जो कि हमने यहां पे आपको बताया था। 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसमें खाली जगह है। अगर इस खाली जगह में हम फोर्थ एटम को रख दें, ऊपर एक और एटम को उस खाली जगह के बीच का जो सेंटर है उसके ऊपर हम फोर्थ एटम को रख दें, तो उसके ये चारों एटम के बीच में जो खाली जगह मिलेगा उस वॉइड को, उस खाली जगह को हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं, जो कि यहां पे आपको बताया जा रहा टेट्राहेड्रल होल है ना। ये हमारा फोर्थ एटम है, ये नीचे वाला क्या है, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। उसके ऊपर अगर हम फोर्थ एटम को रखते हैं तो इस फोर्थ एटम को रखने से जो हमारा क्या होगा, जो हमारा वॉइड खाली जगह मिलेगा उस वॉइड को हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड आप देख सकते हो, ये जो इसके अंदर खाली जगह है वो खाली जगह वॉइड जो होगा वो खाली जगह कितने एटम से सराउंडेड होगा, 4 एटम से सराउंडेड होगा। तो यही आपको बताया जा रहा। इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 4 एटम और आयंस फॉर्म ए टेट्राहेड्रल। 4 एटम जो है, ये 4 एटम मिलकर इनके सेंटर को अगर हम मिला दें तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट कर रहे हैं। और वो कैसे क्रिएट हो रहा है वो मैंने बताया। नीचे वाला लेयर को आप एज्यूम करो, ये हमारा 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, अभी मैंने बताया। उसके बीच में जो खाली जगह मिल रहा उसके ऊपर अगर हम फोर्थ एटम को रखते हैं तो ये हमारा जो खाली जगह बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब आप देख सकते हो टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो 4 एटम से घिरा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 4 होगा, क्योंकि 4 एटम से घिरा हुआ है। साथ में हमें ध्यान देना है, अगर हम वॉइड पे किसी एटम को रखते हैं तो उस एटम का जो रेडियस होगा उसको हमने बोला रेडियस ऑफ वॉइड, है ना। और अगर वो 4 एटम जिससे वो घिरा हुआ है उसको हम कह रहे हैं रेडियस ऑफ एटम। तो टेट्राहेड्रल वॉइड के केस में वॉइड और एटम का रेडियस का जो रेशियो होगा ये वैल्यू मिनिमम 0.225 होना चाहिए। कम से कम ये ऐसा कंडीशन टेट्राहेड्रल वॉइड कब फॉर्म होगा, तो 4 एटम एक दूसरे को इस तरह से टच करें और उस केस में जो वॉइड है खाली जगह उसका रेडियस और एटम का जो रेडियस का रेशियो है वो मिनिमम 0.225 होना चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर वो एटम स्टेबल, वो वॉइड नहीं होगा, यानी आपका टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन का कंडीशन क्या है, तो आपका वॉइड जो खाली जगह है जहां पे हमने टेट्राहेड्रल होल में मान लो एक एटम को रखा है, सपोज उसका रेडियस r है और एटम जिससे वो घिरा हुआ है, सराउंडेड है, उसका रेडियस r एटम है, तो इन दोनों का रेशियो मिनिमम कितना होना चाहिए, 0.225। अब आपको कहा जा रहा है कि जनरली जो वॉइड है ना, जो खाली जगह है, 4 एटम के घिरने से जो टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा उस खाली जगह पे जनरली केटायन को रखा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सिलेबस के स्टार्टिंग में कि बेटा हमें मेनली आयनिक सॉलिड पढ़ना है। आयनिक सॉलिड में कौन होगा, केटायन होगा और अनायन होगा। आ रही है बात समझ में। आयोनिक सॉलिड के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है और आयोनिक सॉलिड में मेनली कौन होगा, केटायन और अनायन होगा। केटायन को जनरली वॉइड वाला जो हमारा टेट्राहेड्रल मान लो वॉइड क्रिएट हुआ, उस टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच जो हमारा खाली जगह बन रहा उस खाली जगह पे जनरली हम केटायन को रखते हैं ताकि हमारी पैकिंग और भी क्लोज हो जाए, क्योंकि अगर वहां कुछ नहीं होगा तो वो खाली जगह रह जाएगा। अगर वहां भी हमने केटायन को फिल कर दिया तो आपका क्या होगा, वहां पे वो खाली जगह आपका भर जाएगा, पैकिंग इफिशियंसी बढ़ जाएगी। तो यहां पे आपको बोला जा रहा है कि जनरली ये प्रॉपर्टीज बताई जा रही है टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है मैंने बताया, कब बनता है वो कंडीशन मैंने बताया।
टेट्राहेड्रल वॉइड के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्यों होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड होगा तो उसका पहला कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि जो खाली जगह है उसका रेडियस और एटम का रेडियस का मिनिमम वैल्यू 0.225 होना चाहिए। वॉइड में जनरली केटाइन को रखा जाता है और आपका एटम यानी जिससे वो सराउंडेड है, जिसके सराउंडेड होने से 4 एटम जिसके सराउंडेड होने से आपका वॉइड बन रहा, उस वॉइड पे हम केटाइन रख रहे हैं और बाकी जो 4 एटम है वो अनायन है। तो उस केस में वॉइड को केटायन से हमने रिप्लेस किया, एटम को अनायन से, तो केटायन और अनायन का जो रेडियस का रेशियो है ये हमारा मिनिमम, मैं मिनिमम कह रहा हूं, 0.225 होना चाहिए। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन एटम नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर 2। इसका मतलब क्या है मैं अभी समझा रहा हूं। आपको यह ध्यान रखना है, मैं पूरी चीज आपको डिटेल में समझाऊंगा आगे। आपको यह कहा जा रहा कि एफसीसी एंड एचसीपी की बात हम कर रहे हैं, एफसीसी और एचसीपी की बात कर रहे हैं। यहीं पे हमें टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है और हमें यहां पढ़ना है। तो आपको पता है अगर मैं एफसीसी की बात करूं तो एफसीसी के केस में यह कह रहा कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में आपको पता है एफसीसी के केस में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होता है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 4 होता है। तो आपको कहा जा रहा कि अगर एफसीसी में नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम अगर 4 होता है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होंगे इन 1 यूनिट सेल वो एटम के नंबर का डबल होगा, यानी 4 × 2 और ये हमारा होगा 8। अब ये क्वेश्चन उठेगा तुम्हारे दिमाग में कि सर टेट्राहेड्रल वॉइड एफसीसी के केस में कहां उसका पोजीशन होता है, यानी कहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड जो बन रहा उसका सेंटर कहां पे होगा। तो वो मैं आपको बताता हूं अभी। यहां ध्यान दो, टेट्राहेड्रल एफसीसी के केस की बात कर रहे हैं। सिमिलरली एफसीसी की केस की मैं बात कर रहा हूं तो आपको ये पोजीशन भी जानना इंपॉर्टेंट है ताकि क्वेश्चन यहां से आपको पूछे जाते हैं। तो मैं सबसे पहले एफसीसी बनाता हूं। आपको पता है एफसीसी में क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है वो हमारा कॉर्नर पे होता है और हमारा फेस सेंटर पे होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारा कहां कहां होता है? कॉर्नर पे होता है और हमारा फेस सेंटर पे होता है। ये नीचे वाला फेस सेंटर, ये ऊपर वाला, ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला, ये हमारा फ्रंट वाला, ये हमारा बैक वाला, ये फेस सेंटर होता है। अब पोजीशन ऑफ, मैं टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करूं तो पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है? वन फोर्थ डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर along body diagonal, along body diagonal। इसका क्या मतलब हुआ? आपको पता है एक क्यूब में 8 कॉर्नर होता है। हर कॉर्नर से बॉडी डायगोनल की बात मैं करूं, जैसे मान लो ये हमारा ए पॉइंट हुआ, ये हमारा बी पॉइंट हुआ, तो ए बी हमारा क्या हुआ? बॉडी डायगोनल हुआ। तो हर कॉर्नर से बॉडी डायगोनल के अलोंग 1/4 डिस्टेंस पे, जैसे मान लो ये बॉडी डायगोनल अगर हमारा डिस्टेंस है √3a, अगर इसका एज लेंथ a है, अगर हमारा एक क्यूब का एज लेंथ a है तो बॉडी डायगोनल कितना होगा? बॉडी डायगोनल का लेंथ होगा बेटा √3a। तो कहा जा रहा कॉर्नर से बॉडी डायगोनल के 1/4 डिस्टेंस पे, यानी ये हमारा यहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड है। अगर ये कॉर्नर पॉइंट ए से इसका डिस्टेंस a है और कॉर्नर पॉइंट बी से इसका डिस्टेंस टेट्राहेड्रल वॉइड का b है, तो a = b होगा और ये हमारा √3a/4 के बराबर होगा। यानी बॉडी डायगोनल का 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर, ये होगा टेट्राहेड्रल वॉइड का पोजीशन। क्योंकि एक क्यूब में 8 कॉर्नर है, हर कॉर्नर से बॉडी डायगोनल के अलोंग 1/4 डिस्टेंस पे टेट्राहेड्रल वॉइड का पोजीशन होगा और इस तरह से एक क्यूब में आपको 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। तो आपको ये जो पॉइंट्स मैंने बोला कि विथ रिस्पेक्ट टू गिवन एटम नंबर
टेट्राहेड्रल वाइड्स आर 2, इसका मतलब हर एटम के रेस्पेक्ट में 2 टेट्राहेड्रल वाइड होगा, यानी एक एफसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम अगर 4 होता है तो टेट्राहेड्रल वाइड उसका डबल यानी 8 होगा। कैसे 8 होगा वो मैंने बताया कि टेट्राहेड्रल वाइड का पोजीशन कहां है, तो कॉर्नर से बॉडी डायगोनल के अलोंग 1/4 डिस्टेंस पे। एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, हर कॉर्नर से बॉडी डायगोनल के अलोंग 1/4 डिस्टेंस पे कौन होगा, 1/4 डिस्टेंस पे आपका होगा क्या, टेट्राहेड्रल वाइड। और इस तरह से आपका ये होगा। चलिए सिमिलरली आपको ये ध्यान रखना है, एससीपी के केस में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम अगर 6 होते हैं तो टेट्राहेड्रल वाइड 12 होगा। अगर एससीपी की बात करें तो एससीपी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 6 होता है तो टेट्राहेड्रल वाइड उसका डबल होगा, 12। चलिए ये पॉइंट्स हो गए। अब आते हैं मैं ऑक्टाहेड्रल वाइड पे। टेट्राहेड्रल वाइड के बारे में हमने देख लिया, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होगी, टेट्राहेड्रल वाइड फॉर्म कैसे होता है, और एफसीसी में टेट्राहेड्रल वाइड का पोजीशन कैसे होगा। टेट्राहेड्रल वाइड कैसे बनता है वो मैंने बताया, 3 एटम आपका क्या होंगे, 3। अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में करता हूं तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपको ध्यान रखना है कि अगर हमने ये वाइड के ऊपर अगर एटम्स को भर दिया तो उस केस में हमारा क्या होगा, उस केस में हमारा सिंपल बनेगा क्या, तो आप वो देख सकते हो, टेट्राहेड्रल वाइड। अब आते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड की। ऑक्टाहेड्रल वाइड हमारा बनता कैसे है तो वो आप देख सकते हो कि अगर हमने 3, नीचे वाला लेयर जो है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ऊपर वाला लेयर भी आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, और उसको हमने किस तरह से रखा, तो दोनों लेयर का जो वाइड है उसका सेंटर सेम है। आप देख सकते हो दोनों सेंटर एक दूसरे के नीचे हैं, यानी यहां पे 3 एटम आप देखो नीचे है, 3 एटम ऊपर है, यानी हमने एटम्स को कुछ इस तरह से अरेंज किया हुआ है। यह हमारा एक लेयर हुआ, और दूसरा लेयर आप देख सकते हो कैसे है, तो दूसरा लेयर में क्या है, यहां पे एटम है ना, यहां पे एटम है, यहां पे एटम। तो इस तरह से जब एटम्स एक दूसरे का अगर पैकिंग कुछ इस तरह से आप करोगे तो इस तरह की पैकिंग में जो वाइड बनेगा उस वाइड को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। आप देख सकते हो ये ऑक्टाहेड्रल वाइड के बनने में कितने एटम्स सराउंडेड हैं, कितना एटम से वो टच कर रहा होगा, 3 ऊपर 3 नीचे। समझ में आ रहा ना, 3 कौन सा, तो मैंने बोला ये हमारा एक नीचे वाला लेयर है, और इसके ऊपर हम इस तरह से 3 एटम्स को अरेंज कर दें, तो ये जो वाइड यहां पे बन रहा ये हमारा कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल वाइड। आप देख सकते हो ऑक्टाहेड्रल वाइड बनता कैसे है, और ऑक्टाहेड्रल वाइड में आप एक एटम 6 एटम को टच कर रहा, तो इस तरह से आप देख सकते हो ऑक्टाहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहां पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इज 6। ये कैसे हुआ ये मैंने आपको समझाया। चलिए ऑक्टाहेड्रल वाइड के केस में सिंपल, जैसे टेट्राहेड्रल वाइड के केस में रेडियस ऑफ वाइड बाय रेडियस ऑफ एटम मिनिमम वैल्यू 0.225 होना चाहिए, वैसे ही ऑक्टाहेड्रल वाइड के केस में ये मिनिमम वैल्यू 0.1414 होना चाहिए। क्योंकि वाइड को हम केटायन पे रखते हैं तो वाइड को हम केटायन से और एटम को हम अनायन से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इस तरह से ये रेशियो केटायन और अनायन का रेडियस रेशियो जो होगा वो हमारा 0.414 यानी उसके लगभग बराबर 0.415 के बराबर होगा। हर एक एटम पे एक ऑक्टाहेड्रल होता है, हर एक एटम पे देखो ये आपको लिखा गया, हर एक एटम के रेस्पेक्ट में ऑक्टाहेड्रल वाइड एक होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं एफसीसी में हमें पूरा डिटेल जानना है अलग से बेटा, मैंने आपको बोला हुआ है कि हम एससीपी का कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि एससीपी हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, कुछ बातें जाननी जो मैं बता चुका हूं, बट उसका पूरा कैलकुलेशन मैं अलग से बताऊंगा आफ्टर क्यूबिक यूनिट से। सब कुछ इसका देख लेते हैं फिर एससीपी की बात करेंगे। अब देखो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में मैंने बोला कि अगर हमारा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल हमारा 4 होता है जिसको हम Z कहते हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड जो होगा
वो हमारा नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होगा। यानी अगर एफसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम एक यूनिट सेल में 4 होता है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की नंबर भी कितने होंगे? 4 होंगे। क्लियर है? अब चलो हम इसमें और कुछ बातें करते हैं यार। सबसे पहले पोजीशन, तो पहले एफसीसी बनाते हैं। ये रहा हमारा एफसीसी, ठीक है। एफसीसी हमने बना दिया यार, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आपको पता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पोजीशन कहां होता है? तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां होते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे कॉर्नर पे होता है और साथ में ये हमारा हर फेस के फेस सेंटर पे होता है ना। तो ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, ठीक है। अब आते हैं, इंपॉर्टेंट होता है पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन कहां होता है? तो यहां पे ध्यान दें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन जो होता है वो होता है एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर, एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर। अब आप देखो, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमने जो 4 लिखा वो कैसे हुआ? तो एक क्यूब में 12 एज होते हैं ना यार। देखो 4 ऊपर है, ये किनारा, ये जो लाइन है इसको एज कहते हैं। तो 4 ऊपर 4 नीचे और 4 उसका कॉलम, 12 एज है। हर एज के मिड पॉइंट को हम एज सेंटर कहते हैं। और मैंने बताया था एज सेंटर पे जो एटम होते हैं वो 4 यूनिट सेल से शेयर्ड होते हैं। तो आपका 12 एज सेंटर होता है एक क्यूब में और एक बॉडी सेंटर होता है। तो 12 एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 1/4 होता है। एक बॉडी सेंटर है, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि एफसीसी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल का नंबर 4 होता है। तो ये मैंने जो 4 लिखा वो कैसे आया, ऑक्टाहेड्रल का पोजीशन कहां होगा, वो सारी बातें मैंने यहां पे की कि एक एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड का पोजीशन कहां होगा। एफसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स एक यूनिट सेल में 4 होता है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड का पोजीशन कहां होगा? तो 8 कॉर्नर से बॉडी डायगोनल के लॉन्ग 1/4 डिस्टेंस पे होगा। ऑक्टाहेड्रल कहां होगा? तो एज सेंटर पे होंगे और बॉडी सेंटर पे होगा हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। चलिए, अब ये बातें हमने कर ली, ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन देखते हैं और बाकी फिर मैं इसका एक 3D फिगर जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको दिखेगा कि हाँ एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा, कैसे बन रहा है ना। तो वो चीज आप समझ सकते हो, जैसे मैं विजुलाइज करा सकता हूं। यहां पे भी देखो, यहां पे ये जो एटम होगा एज सेंटर पे, ये देखो 6 एटम से कैसे सराउंडेड है। तो ये 6 एटम से कैसे सराउंडेड है तो वो समझना। एक तो ये a/2 डिस्टेंस, ये a/2 डिस्टेंस, ये a/2 डिस्टेंस 3 हुआ। एक इधर होगा a/2 डिस्टेंस, ऊपर होगा a/2 डिस्टेंस, नीचे होगा a/2 डिस्टेंस। तो जो एज सेंटर पे एटम है वो आप देख सकते हो, उसके सराउंडेड में a/2 डिस्टेंस से 6 एटम सराउंडेड है और वो आपका एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहा है। बॉडी सेंटर पे कैसे बन रहा है यार? तो बॉडी सेंटर पे भी देख सकते हो, बॉडी सेंटर जैसे यहां पे है a/2 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 a/2, यानी जो 6 फेस होते हैं तो बॉडी सेंटर से हर फेस सेंटर पे एटम है। तो आप देख सकते हो ना, ये 6 एटम जो a/2 डिस्टेंस पे है बॉडी सेंटर से, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, ये 6 के 6 एटम मिलकर बॉडी सेंटर पे भी क्या बना रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सिमिलरली आप टेट्राहेड्रल वॉइड को भी फील कर सकते हो, बट मैं फिगर दिखाकर और विजुलाइज करा दूंगा। मैंने आपको बातों से समझाया। एज सेंटर जो है, जैसे मान लो ये एज सेंटर है, तो इस एज सेंटर पे हमें कैसे पता चल रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा? तो a/2 डिस्टेंस आगे एटम है फेस पे, a/2 पीछे, a/2 ऊपर, a/2 नीचे। आ रहा समझ में? a/2 आगे, a/2 पीछे, तो 6 एटम है। बॉडी सेंटर कैसे 6 एटम से घिरा हुआ है? a/2 आगे, a/2 पीछे, बैक लेफ्ट ऊपर नीचे, है ना। तो ये हमारा एज सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन होगा। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में देखो
जो मैं डिस्टेंस बता रहा हूं √3a/4, वहां से आप देख सकते हो 4 एटम हमें देखने को मिल रहा है। कौन से 4 एटम होंगे यार? जैसे मान लो ये बॉडी यहां पे है, बॉडी डायगोनल के अलोंग 1/4 डिस्टेंस, तो एक तो ए पॉइंट होगा, होगा कि नहीं होगा? एक हमारा ये फेस होगा, एक हमारा ये फेस होगा, होगा। देखो जैसे मान लो यहां पे अगर कोई ये बॉडी डायगोनल है, ये समझो ये बॉडी डायगोनल है, यहां पे कोई एटम है, तो एक एटम, यहां से ये फेस सेंटर वाला 2 एटम, यहां से एक ये एटम 3, और एक ये ऊपर वाला हो जाएगा। ये देखो ना 3 फेस, इसके इसके क्लोज 3 फेस हैं, ये वाला, आगे वाला और नीचे वाला। तो ये अगर मैं देखो कैसे हम समझ सकते हैं बेटा, मैं आपको 3D से समझाता हूं। जैसे मान लो मैं आपको कह रहा हूं, अगर मैंने ए पॉइंट को रख दिया है ओरिजिन पे, ए पॉइंट को मैंने कहां रख दिया है? ओरिजिन पे, यानी ये हमारा ए पॉइंट जो है, इसका कोऑर्डिनेशन, सॉरी इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 0, ठीक है। अब ये हमारा 1 यूनिट हुआ, ये हमारा एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट हुआ, ये हमारा वाई डायरेक्शन में 1 यूनिट हुआ, तो इसका कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? 1, 1, 1, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई फेस सेंटर पे एटम है, अगर कोई फेस सेंटर पे एटम है, मान लो सी, यहां पे फेस सेंटर पे एटम है कोई डी, ये फ्रंट वाले फेस पे कोई पॉइंट है ई, अब इनका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ मुझे क्या होगा? सी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा यार, बताओ? सी का कोऑर्डिनेशन, ऊपर तो वो हाफ जा रहा ना, तो आप देखो क्या आएगा, इस डायरेक्शन में तो हम गए नहीं, इसको एक्स बोल रहे थे तो ये 0 ही रहा, वाई डायरेक्शन में हम गए हाफ, और जेड डायरेक्शन में हम गए हाफ, ये सी का कोऑर्डिनेट हुआ। डी का कोऑर्डिनेट देखो क्या होगा, तो एक्स डायरेक्शन में हम गए, वाई में गए, लेकिन जेड में नहीं गए, तो हाफ हाफ 0। ई का कोऑर्डिनेट देखो क्या होगा, तो हम किस में गए, हम गए एक्स में गए और जेड में गए, वाई में नहीं गए, वाई हम इसको मान रहे हैं, वाई में नहीं गए, तो ये हो गया 0, सॉरी हाफ 0 हाफ। अब ये ए से इसका डिस्टेंस देखो, एसी का डिस्टेंस कितना होगा? एसी का डिस्टेंस होगा 0, 1/4, 1/4, सॉरी एसी का डिस्टेंस थोड़ी देखना है हमें, हमें ये टेट्राहेड्रल वॉइड से देखना है। अब देखो टेट्राहेड्रल वॉइड का पोजीशन क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड तो तीनों डायरेक्शन में हाफ हाफ गया है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड तीनों ही डायरेक्शन में हाफ हाफ गया है, तो हाफ कॉमा हाफ कॉमा हाफ। अब इस टेट्राहेड्रल वॉइड को पॉइंट हम मान लेते हैं बी, तो आप देखो बीसी डिस्टेंस कितना होगा, बीसी डिस्टेंस जो होगा वो हमारा 1/2 आ जाएगा। अगर मैं देखूं बीडी डिस्टेंस कितना होगा, तो बीडी बी डी, हाँ बीडी डिस्टेंस देखो ये भी हमारा रूट, हाँ हाफ ही आएगा। अगर मैं देखूं बी डिस्टेंस कितना होगा, तो ये भी हाफ होगा। तो देख सकते हो आप टेट्राहेड्रल वॉइड के पोजीशन से हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं डिस्टेंस सेम है, तो यहां 1/4 डायमेंशन पे आपका क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल वॉइड का पोजीशन। अगर ये चीज समझ में नहीं आई है, परेशान नहीं होंगे, अगले क्लास में, अगले नहीं बेटा, एक दूसरे क्लास में मैं पूरा का पूरा फिगर लेकर आऊंगा, ताकि आपको 3D फिगर लेकर आऊंगा, ताकि आपको विजुअलाइज हो सके कि हाँ, या आपको दिखे कि हाँ यहीं पे टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, हाँ यहीं पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। मैंने वो बता दिया। देखो अगर जहां पे भी टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा, तो आपको पता है, क्या पता है यार, मैंने क्या अभी समझाया, अगर मान लो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो आपको पता है ये 4 एटम से सराउंड होने से बना होगा, तो 4 एटम का, मान लो एक एटम का ये टेट्राहेड्रल वॉइड का पोजीशन मैंने ए बोला, एक एटम है मान लो बी का सेंटर, एक हो गया सी का सेंटर, एक हो गया हमारा डी का सेंटर, होगा, होगा कि नहीं होगा यार?
तो इस तरह से अगर हम 4 एटम ढूंढ लें और उससे अगर इसका डिस्टेंस सेम होगा तो हम कहेंगे ये पॉइंट क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड है, जो कि मैं अगले क्लास में बताऊंगा। चलो अब हमने जो पढ़ा है उस पे क्वेश्चन देखते हैं यार, है ना, और डिटेल जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना। अभी मैं जो बातें बताया उतनी ही याद रखो। टेट्राहेड्रल वॉइड का पोजीशन कहां होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन कहां होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा कैसे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता कैसे है। जैसे 4 एटम सराउंड होते हैं 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसके बीच में जो हमारा वॉइड बन रहा उसके ऊपर एटम रखेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया, है ना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा, तो 2 उसी तरह के लेयर को जो हमने रखा, बीच में हमारा जो खाली जगह बन रहा दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। दोनों के पोजीशन कितने होते हैं, एक एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होता है। उनके पोजीशन कहां होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है और रेडियस रेशियो कितना होता है, ये बातें अभी के लिए ध्यान रखेंगे। अगले क्लास में मैं पूरा फिगर दिखा दूंगा ताकि आपको वो चीजें दिख जाए, क्योंकि मैं अभी वर्चुअली थ्योरेटिकली आपको चीजों को बता रहा हूं, तो हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो दिमाग में कि यार मुझे फील नहीं आ रहा कि टेट्राहेड्रल वॉइड सही में 1/4 डिस्टेंस पे कैसे बन रहा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड सही में कैसे एज सेंटर पे बन रहा, बॉडी सेंटर पे कैसे बन रहा। तो उस चीज की फीलिंग जो है वो मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में 3D फिगर के थ्रू दिखाऊंगा, क्योंकि देखो 2D में मैं क्या कर सकता हूं, थ्योरेटिकली आपको बता सकता हूं कि देखो बेटा यहां पे बनेगा, लेकिन उसका फील तो 3D में होगा ना, क्योंकि 3D फिगर है यार, है ना। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं यार। इन ए कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट वाई फॉर्म सीसीपी, मैंने बताया था सीसीपी को ही एफसीसी कहते हैं। तो वाई के बारे में कहा जा रहा कि एफसीसी बना रहा, और एफसीसी बना रहा तो आपको पता है एफसीसी में एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम 4 होता है, मतलब एक यूनिट सेल में 4 वाई एटम होंगे, ठीक है। और कह रहा एक्स जो है, एक्स वो हमारा कहां है, तो ये है 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड पे। अब इसका मतलब नंबर ऑफ, यहां से वाई तो निकल गया, वाई एफसीसी बना रहा और एफसीसी का एक यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं। एक्स कहा जा रहा है, एक्स कहां ऑक्यूपाई कर रहा, बेटा क्वेश्चन पढ़ो। इन ए कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट वाई फॉर्म एफसीसी लैटिस, तो एफसीसी में एक एफसीसी यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं, वाई एफसीसी पे है, मतलब एक यूनिट सेल में वाई के 4 एटम होंगे। एक्स कहां है, 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड पे। एफसीसी में आपको पता है टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होता है, मतलब आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ एक्स क्या होगा, तो 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होता है, यानी एक्स का नंबर 16/3 होगा। अब कह रहा फॉर्मूला, मैंने बताया था आपको बेटा फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं यार, तो एक्स और वाई का हमें रेशियो लेना होगा। एक्स कितना है 16/3, वाई कितना है 4, तो ये रेशियो कितना हुआ 4/3 रेशियो 1, यानी इसको हम 4:3 कह सकते हैं। तो x और y का रेशियो 4:3 आया, मतलब फॉर्मूला x4y3 हो जाएगा। देखो x और y का रेशियो कितना आया बेटा 4:3, तो ये हमारा x4y3 हो जाएगा। ये सब जेई के क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बस क्या जानना था इस क्वेश्चन में, यही तो जानना था कि एफसीसी, अगर कोई एटम एफसीसी पे है तो एफसीसी की वजह से एक यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं। अगर कोई हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड पे है तो एक एफसीसी में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, यही तो जानना था। फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एटम्स का रेशियो लेंगे, हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा। आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या होता है, सिंपल, उसका मोल रेशियो ले लो, एटम का रेशियो ले लो नंबर का, उसके एटम के नंबर का रेशियो लेंगे, वही रेशियो फॉर्मूला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। अब फिर सेम टाइप के क्वेश्चन है, एलिमेंट बी फॉर्म सीसीपी, सीसीपी ये है यानी एफसीसी की बात कर रहा, तो बी कह रहा, बी कहां है, तो बी हमारा है एफसीसी पे, और एफसीसी पे है तो आप समझ गए कि नंबर ऑफ बी हमारा 4 होगा, क्योंकि एक एफसीसी यूनिट सेल में एटम का नंबर 4 होता है। अगर बी 4 पूरे एफसीसी पॉइंट पे है तो एफसीसी की वजह से 4 एटम होता है, मतलब एक यूनिट सेल में बी के 4 एटम होंगे, ठीक है। ए के बारे में कह रहा, ए कहां है, तो ए है हमारा हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। अब आप बताओ नंबर ऑफ ए क्या होगा, तो हाफ
ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक एफसीसी में कितना होता है? 4, यानी ए का नंबर हमारा 2 होगा। ठीक है। वाइल ऑक्सीजन एटम ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्सीजन एटम के बारे में कहा जा रहा कि ये हमारा ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड पे है। आपको पता है टेट्राहेड्रल वॉइड एफसीसी में कितना होता है? 8 होता है, यानी ओ का नंबर 8 होगा। अब आपको कहा जा रहा कि आप फॉर्मूला बताओ, आपको फॉर्मूला बताना है। फॉर्मूला कैसे बनाओगे यार? आयनिक कंपाउंड है तो स्ट्रक्चर मतलब ये फॉर्मूला की बात कर रहा बेसिकली, है ना। अब फॉर्मूला क्या होगा? तो A:2 B:2O का रेशियो ले लो। A कितना है? 2, B कितना है? 4, O कितना है? 8। ये रेशियो कितना होगा? 1:2:4, यानी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा AB2O4। AB2O4 सिंपल तरीका है। आप जैसे अगला क्वेश्चन देखो, एक कंपाउंड ऑफ फॉर्मूला, इस बार फॉर्मूला पहले दे दिया गया है। तो एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला दिया गया है कि A2B3 है और ये HCP लैटिस बना रहा। कह रहा विच एटम्स फॉर्म द HCP लैटिस एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑक्यूपाइड बाय अदर एटम्स। अब ध्यान दो, हमें पता है अगर दो ही केस होगा, या ए अगर HCP पे होगा तो आपको पता है नंबर ऑफ ए कितना होगा? तो HCP यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम एक यूनिट सेल में 6 होता है। अगर हमारा बी टेट्राहेड्रल वॉइड पे है तो मान लो फ्रैक्शन हमारा एफ है, तो एफ फ्रैक्शन है टेट्राहेड्रल वॉइड का। तो आप बताओ नंबर ऑफ बी कितना होगा? तो आपको पता है एफ और टेट्रा, अगर हमारा HCP में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम अगर 6 होंगे तो मैंने क्या बताया? टेट्राहेड्रल वॉइड नंबर ऑफ एटम का डबल होता है, यानी एक यूनिट सेल में HCP यूनिट सेल में 6 एटम है तो टेट्राहेड्रल वॉइड नंबर ऑफ एटम का डबल यानी 6 का डबल 12 होगा। तो ये हमारा 12 है। ठीक है। अब इस केस में ए और बी का रेशियो क्या होगा? 6:12F यानी 1:2F। अब ये फॉर्मूला अगर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये A2B3 है, मतलब क्या हुआ? इसको हम 2:4F अगर कहें तो 4F का वैल्यू 3 होना चाहिए। 4F का वैल्यू 3 का मतलब F 3/4 होना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं है। तो इसका मतलब है कि A तो HCP नहीं बनाएगा, A HCP नहीं बनाएगा। अब चलिए, अब दूसरा कंडीशन आ जाते हैं। ये मैंने फर्स्ट कंडीशन बोला। सेकेंड कंडीशन क्या है यार? तो हमने बी को HCP पे रखा तो नंबर ऑफ बी कितना होगा? नंबर ऑफ बी 6 होगा। ए को हमने टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखा और अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड का फ्रैक्शन एफ मानते हैं तो एफ टाइम्स होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। नंबर ऑफ ए कितना होगा? तो एक HCP यूनिट सेल में 12 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं तो 12 इंटू एफ 12F होगा। अब आपको पता है ए और बी का रेशियो कितना है? 12F रेशियो 6 यानी 2F रेशियो 1। ठीक है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं यार। इससे बेटर होता कि हम जो दिया गया है ना उसी को चेक कर ले यार, ये ज्यादा मेरे को आसान दिख रहा है। पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए कितना होगा? ए हमारा 6 होगा। बी कितना होगा? तो 12 का 2/3 यानी 8 होगा। तो ए और बी का रेशियो अगर बात करें, यहां पे देखो ए और बी का अगर हम रेशियो की बात करें तो ये 3:4 हो जाएगा। 6:8 का मतलब क्या हुआ? 3:4। ये हम ए ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो इस केस में ए ऑप्शन के केस में फॉर्मूला होगा A3B4, जो कि नहीं होगा, तो ये गलत है। बी ऑप्शन को देखते हैं। बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए अगर HCP पे है तो ए का नंबर 6 होगा। बी हमारा 1/3 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 12, इसका 1/3 कितना होगा? 4। आप देख सकते हो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला हमारा यहाँ पे ए और बी का अगर रेशियो देख ले, ए और बी का रेशियो देखो बेटा कितना है?
तो ए हमारा 6 है, बी हमारा 4 है, रेशियो 3:2 होगा, यानी फॉर्मूला A3B2 होगा, जो कि नहीं है, ये भी गलत है। अब सी पे आते हैं। देखो इसका उल्टा कर दिया, इसका उल्टा अगर हम कर दें बेटा, इसका उल्टा, तो A3B2 के जगह A2B3 आ जाएगा। तो ये पक्का है कि डी आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं। बी एससीपी लैटिस बना रहा, तो बी का नंबर ऑफ एटम 6 होगा। ए अगर हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड के 1/3 पोजीशन पे है, तो ए का नंबर 4 होगा। ए और बी का रेशियो कितना होगा? 4:6, यानी 2:3। तो आप देख सकते हो फॉर्मूला क्या आ गया, A2B3। यानी बस हमें यह ध्यान रखना है, ये पूरे क्वेश्चन में आप देख सकते हो हमें क्या ध्यान में रखना है। टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या एससीपी में कितना होता है? 12 होता है। एक एससीपी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होता है? 6 होता है। बस आपको चेक कर लेना है कि किस केस में फॉर्मूला A2B3 आएगा। जैसे मैंने बोला आपको, पहले वाले केस में आप देख लो, मैंने पूरा आपको समझा दिया। पहले वाले केस में आपने क्या देखा? ए हमारा 6 है, बी हमारा क्या है? 12 का 2/3 4। इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा? तो ये आ रहा, रेशियो करें तो A3B2, सॉरी ये 8 आ रहा, तो A3B4। दूसरे केस में मैंने यही कहा, ए कितना होगा? 6 होगा, बी हमारा क्या है? 12 का 1/3 यानी 4। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला A3B2। तीसरे केस में देखो, बी कितना है? बी हमारा 6 है, ए कितना है? तो 12 का 2/3 यानी 8, और ये हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? A4B3। चौथे केस में हमने दिखाई दिया A2B3। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ मेटल आयंस M1 एंड M2। ठीक है, ए क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ मेटल आयंस M1 एंड M2 एंड ऑक्साइड आयन। यानी ये क्रिस्टल बना किसमें है? उसमें 3 तरह के एटम है, मेटल आयन M1, मेटल आयन M2 और ऑक्साइड आयन है। ये 3 तरह के एटम्स है। अब आगे कह रहा, ऑक्साइड आयन फॉर्म्स ए सीसीपी लैटिस स्ट्रक्चर, यानी एफसीसी की बात कर रहा। तो सबसे पहले कहा जा रहा कि ऑक्साइड जो आयन है, ऑक्साइड आयन है, ऑक्साइड आयन जो है ये एफसीसी बना रहा, यानी नंबर ऑफ ओ कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि एक एफसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 4 होता है। अगर ऑक्सीजन एफसीसी बना रहा तो ऑक्सीजन का नंबर कितना होगा? 4 होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कह रहा, केटायन M1 जो है वो हमारा 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है। तो M1 कहां है? 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब आप बताओ नंबर ऑफ M1 क्या होगा? तो एक एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होता है, 4 का 50% क्या होगा? ये हमारा 2 होगा, यानी M1 का नंबर 2 है। अब चलिए M2 की बात करते हैं। M2 कहां है? तो M2 कह रहा 12.5% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है। M2 कहां है? 12.5% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है। अब आप देख सकते हो नंबर ऑफ M2 क्या होगा? तो एक एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होता है और इसका 12.5% कहा जा रहा, मतलब ये 1 आएगा। ये कितना आएगा? 1 आएगा। अब आपको कहा जा रहा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ M1 एंड M2। सबसे पहले फॉर्मूला बनाओ। फॉर्मूला क्या होगा? तो M1 M2 और ऑक्सीजन का रेशियो लेते हैं। M1 कितना है? 2 है, M1 2 है, M2 1 है और ऑक्सीजन 4 है। मतलब कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? M12 M2O4। यहां पे ध्यान दो, M1 के 2 एटम है, M2 के 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है। अब कहोगे सर ये फॉर्मूला से हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बता सकते हैं यार? तो बहुत सिंपल तरीका है। आप M1 का ऑक्सीडेशन नंबर X मान लो, तो M1 का ऑक्सीडेशन नंबर X है, M1 के 2 एटम है, तो X को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
M2 का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है और M2 का अगर बात करें M2 का नंबर ऑफ एटम 1 है और एक एटम पे चार्ज हमने Y मान लिया तो 1 इंटू वाई। ऑक्सीजन का नंबर 4 है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अब ये कंपाउंड जो आयनिक होता है ये न्यूट्रल होता है, तो चार्ज का सम जो होगा वो 0 होगा। यानी यहां से आप देखो आपका क्या आ रहा, आप देख लो यहां से क्या आ रहा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। ये रिलेशन आ गया। कैसे आया यार? तो फॉर्मूला में हमने देखा M1 के 2 एटम है, M2 के 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है। आयनिक कंपाउंड न्यूट्रल है, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, तो 4 एटम पे चार्ज होगा -8। अब -8 ऑक्सीजन पे हुआ। M1 2 एटम है, M1 पे हमने चार्ज माना, एक एटम पे x है तो 2 एटम पे 2x चार्ज होगा। M2 पे हमने चार्ज माना y है, एक एटम है तो चार्ज y होगा। क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है तो चार्ज का सम 0 होना चाहिए। यहां से रिलेशन आ गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब चेक कर लो कौन सा सही है। अगर मान लो x की वैल्यू हम 2 रखें, y की वैल्यू 4 रखें, x की वैल्यू 2 रखें और y की वैल्यू 4 रखें, सही आ रहा। x की वैल्यू 1 रखें, y की वैल्यू 3 रखें तो 2x प्लस वाई 5 आ रहा। यहां पे देखो ना 2x प्लस वाई देखो कितना आ रहा 5। यहां पे अगर हम 2x प्लस वाई करें तो कितना आ रहा 8। यहां पे अगर हम 2x प्लस वाई करें तो कितना आ रहा 7। यहां पे अगर हम 2x प्लस वाई करें तो कितना आ रहा 10। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा? 2x प्लस वाई की वैल्यू 8 होगी, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा? तो दैट इज ऑप्शन नंबर 1। इसलिए आंसर क्या होगा 1 होगा। तो इस क्वेश्चन में भी क्या करना था यार, एटम्स का अलग अलग पोजीशन दिया गया था। आपको पता है एफसीसी जो अगर ऑक्सीजन एफसीसी पे है तो एफसीसी के वजह से एक यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं, मतलब एक यूनिट सेल में ऑक्सीजन के 4 एटम होंगे। M1 हमारा ऑक्टाहेड्रल के 50% पे है, एक एफसीसी यूनिट सेल में 4 ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड होते हैं तो 4 का 50% 2 होगा और इस तरह से M1 का नंबर जो होगा वो हमारा 2 हो जाएगा। M2 जो है वो हमारा टेट्राहेड्रल बॉन्ड का 12.5% पे है, एक एफसीसी में 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड होते हैं, 8 का 12.5% जो होगा वो 1 होगा। इस तरह से हमें फॉर्मूला बन गया। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता है, M1 M2 का नहीं पता, तो हमें ऑप्शन को चेक करके देखना था कि इसमें जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वही आंसर होगा। तो आज की क्लास में जो हमने टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड का पोजीशन देखा, कहां पे होते हैं, एक एफसीसी यूनिट सेल एक एससीपी में कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड होंगे, तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड नंबर ऑफ एटम का डबल होगा, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड नंबर ऑफ एटम के बराबर होगा। यानी कि एफसीसी यूनिट सेल में एक यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड 8 होगा, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड 4 होगा। एससीपी यूनिट सेल की बात करें तो एक एससीपी यूनिट सेल में आपका एटम का नंबर 6 होता है तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड उसका डबल यानी 12 होगा और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड 6 होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। टेट्राहेड्रल बॉन्ड कैसे बनता है, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कैसे बनता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है और उस कंडीशन में मिनिमम रेडियस रेशियो क्या होगा वो ध्यान रखना है। और जनरली वॉइड के जगह पे हम केटायन को रखते हैं और सराउंडेड एटम के जगह पे हम अनायन को रखते हैं, क्योंकि अनायन का साइज जनरली बड़ा होता है, केटायन का साइज जनरली छोटा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट थे। आगे बढ़ते हैं यार, आगे हम कुछ रेडियस रेशियो रूल पे बात करते हैं। जो मैंने बताया कि अलग अलग वॉइड के केस में रेडियस रेशियो जो होता है वो किसी खास वैल्यू के बराबर होता है। जैसे मैंने बताया टेट्राहेड्रल वॉइड के केस में हमने बताया था यार कि रेडियस जो रेशियो होता है आपका वॉइड और एटम का, यानी वॉइड की जगह पे अगर हम केटायन को रखें और एटम के जगह अनायन को रखें तो केटायन और अनायन का जो रेडियस का मिनिमम वैल्यू होता है ये हमारा क्या होता है, तो वो हमने देखा था 0.225, है ना। तो ये हमारा रेडियस रेशियो को देखकर हम ये बता सकते हैं कि यहां पे कौन सा वॉइड बनेगा। जैसे आपको अगर ये रेडियस रेशियो दिख गया कि रेडियस रेशियो का वैल्यू मान लो हमारा मिनिमम होना चाहिए 0.225 और मैक्सिमम हमारा 0.414 के बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब अगर रेडियस रेशियो इसके बीच में आ रहा तो हम बता सकते हैं ना कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड है।
समझ रहे हो? अगर मैंने बता दिया टेट्राहेड्रल वॉइड के केस में रेडियस रेशियो हमारा मिनिमम 0.225 होगा और मैक्सिमम इसका जो वैल्यू होगा रेडियस रेशियो का, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है अगर मैंने आपको बता दिया कि ये 0.414 होगा और अगर हमारा r प्लस और r माइनस का वैल्यू मान लो दिया गया है 0.3, तो ये रेडियस रेशियो देखकर हम बता सकते हैं ना कि इसके बीच में वैल्यू लाई कर रहा, मतलब यहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होगा मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो ये सारी बातें हम रेडियस रेशियो रूल के बेसिस पे हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले रेडियस रेशियो रूल के बारे में बात करने से कि रेडियस का रेशियो क्या होगा, तो कौन सा वॉइड बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कैसा वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड, कैसा वॉइड बनेगा, उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ एजम्पशन। जैसे आपको बताया गया कि हमें क्या एज्यूम करना है, तो हमें एज्यूम ये करना है कि अनायन और कटायन, अनायन कटायन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें डिटेल में क्या पढ़ना है, आयोनिक सॉलिड के बारे में। तो आयनिक सॉलिड में केटायन और अनायन होगा। तो एक अनायन और कटायन जो होगा उसको हम हार्ड स्फीयर एज्यूम करेंगे, यानी ऐसा एटम जो प्रेस नहीं हो, हार्ड है। हार्ड स्फीयर का मतलब हम उसको ऐसा नहीं कि उसका साइज छोटा हो जाएगा, वो दब जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो उसको हम हार्ड स्फीयर एज्यूम करेंगे और ऐसा एज्यूम करेंगे कि वो हमारा एक दूसरे को क्या कर रहा, टच कर रहा। जैसे मैंने बताया, जैसे मान लो हमारा ट्रायंगुलर वॉइड है, तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, ये हमारा अनायन हुआ और ये वॉइड जो बीच में खाली जगह है ना, इसमें हम एटम को हमने रख दिया, तो ये सब एक दूसरे को क्या कर रहा, टच कर रहा। जैसे ये केटायन देखो, इसको टच कर रहा ना एक दूसरे को। तो ऐसा हम एज्यूम करेंगे कि केटायन और अनायन हमारा हार्ड स्फीयर होगा और वो एक दूसरे को टच करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें क्या एज्यूम करना है, anions generally will not touch but may be close enough to be in contact with one another in a limiting situation। दूसरा पॉइंट क्या है, हो सकता है अनायन एक दूसरे को टच ना करे, ऐसा भी हो सकता है, यानी ऐसा कंडीशन। लेकिन इसके बीच का जो वॉइड है ना, यहां पे जो हम केटायन को रख रहे हैं, ये केटायन जिस भी अनायन के बीच में है उन सभी को वो टच करना चाहिए। अगर केटायन अनायन को टच नहीं करेगा तो फिर हम इसको स्टेबल कंडीशन नहीं मानेंगे। यानी रेडियस रेशियो रूल अप्लीकेबल कब होगा, जो हम बातें कर रहे हैं, केटायन और अनायन हार्ड स्फीयर होना चाहिए और हम मानेंगे कि वो सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर सब एक दूसरे को नहीं टच कर रहे हैं तो कम से कम केटायन सारे अनायन को टच करना चाहिए, तभी रेडियस रेशियो रूल अप्लीकेबल होगा। तीसरा पॉइंट, a cation should surround itself with as many anions as possible। Each ion tends to surround itself with as many ions of opposite sign as possible to reduce the potential energy। This tendency promotes the formation of close packed structure। यानी आयनिक सॉलिड का जो क्लोज पैकिंग होता है वो कैसे होता है, तो आपको पता है, जैसे ये अनायन है और ये कटायन है। आपको पता है यार, कटायन और अनायन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, अपोजिट चार्ज। अब अपोजिट चार्ज जो केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा हुआ है, अपोजिट चार्ज जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उनके अट्रैक्शन से क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यही रीजन है कि केटायन अनायन को अट्रैक्ट करेगा, अनायन केटायन को अट्रैक्ट करेगा। यानी केटायन के चारों तरफ कौन होगा, अनायन, और अनायन के चारों तरफ कौन होगा, कटायन। जैसे ये देखो, यहां पे अनायन के तरफ कौन है, कटायन, इधर भी अनायन के तरफ कौन होगा, कटायन। इस तरह से अनायन चारों तरफ कटायन से घिरा होगा और कटायन चारों तरफ अनायन से घिरा होगा, ताकि सबके बीच अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा और अट्रैक्शन से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। यही रीजन है कि एटम्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे और वो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये तीन तरह के एजम्पशंस हैं, जो तीनों पॉइंट्स मैंने समझा दिया। यही पॉइंट्स के बेसिस पे रेडियस रेशियो रूल अप्लीकेबल है। अभी मैंने बताया ये अनस्टेबल कंडीशन है। जैसे मैंने बताया रेडियस रेशियो रूल क्या कहता है, केटायन तो अनायन को टच करना ही चाहिए, अनायन भले एक दूसरे को टच करें या ना करें। जैसे यहां पे देखो, केटायन जो है वो अनायन को टच ही नहीं कर रहा, तो ये अनस्टेबल कंडीशन हुआ। कम से कम क्या होना चाहिए, तो मैंने बताया अनायन भी एक दूसरे को टच कर रहा और कटायन भी एक दूसरे को टच कर रहा, तो ये आपका स्टेबिलिटी का कंडीशन हुआ।
मोर स्टेबल क्या होगा, तो ये सिचुएशन, क्योंकि अनायन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो अनायन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस केटायन की वजह से सारे एनायन इस केटायन से बिल्कुल सटे हुए हैं। ये हमारा कंडीशन हुआ, जो मैंने रेडियस रेशियो रूल में पॉइंट्स बताए थे कि अनायन और केटायन एक दूसरे को टच करना चाहिए, कम से कम केटायन तो सारे अनायन जिससे वो सराउंडेड है उसको एक दूसरे को टच करेगा, तभी रेडियस रेशियो रूल अप्लीकेबल होगा। ये टच क्यों करेगा, और इसी अट्रैक्शन के वजह से आपका क्लोज पैकिंग होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि अट्रैक्शन से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। तो ये पॉइंट्स आपको यही बता रहा कि आपका कोई भी आयनिक सॉलिड बन रहा, तो ये आपका आयनिक सॉलिड बनने का ये कंडीशन हुआ स्टेबल। इस कंडीशन में आयनिक सॉलिड नहीं बनेगा, ये हमारा मिनिमम कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि केटायन ही है जो अनायन को पास लाएगा। तो केटायन अनायन को टच करना चाहिए, अनायन अनायन को टच करे या ना करे, लेकिन केटायन तो अनायन को टच करना ही चाहिए। यही दो कंडीशन देखो, यहां पे भी केटायन अनायन को टच कर रहा, यहां पे भी कर रहा, लेकिन यहां नहीं कर रहा, तो ये अनस्टेबल कंडीशन हुआ। कम से कम हर केटायन हर अनायन को टच करना चाहिए जिससे वो घिरा हुआ है ना। अब आपको बताया गया कि अगर हमारा 3 एटम एक दूसरे को टच करता है तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3, जो कि आपको यहां पे बताया गया है। अगर 3 एटम एक दूसरे को टच कर रहा, उसके वजह से जो खाली जगह बनेगा उसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। और ट्रायंगुलर वॉइड के केस में रेडियस रेशियो मिनिमम जो होना चाहिए वो हमारा ये सारा जो वैल्यू है वो मिनिमम है। ये सारा वैल्यू क्या है, मिनिमम है। क्यों, हम इस कंडीशन के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं। यह इस केस में केटायन छोटा है तो सबको जस्ट टच कर रहा, अगर केटायन बड़ा होगा तो अनायन टच नहीं करेगा, तो केटायन का साइज बढ़ेगा तो ये रेडियस रेशियो क्या होगा, बढ़ जाएगा। रेडियस रेशियो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ट्रायंगुलर वॉइड के केस में रेडियस रेशियो मिनिमम होना चाहिए 0.155। और ये आप कहोगे सर ये कैसे कैलकुलेट होगा यार, तो सिंपल सा आप ज्योमेट्री आप करोगे। क्या करोगे ज्योमेट्री यार, आपको पता है, जैसे मान लो ये लेंथ हमने मान लिया a, तो ये वाला लेंथ क्या होगा a/2। यहां से हम अगर इस पॉइंट को, यहां से हम इस पॉइंट को अगर मिला दें तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। a/2 पता है, क्या ये डिस्टेंस पता है कि नहीं पता है, ये a/2 पता है, ये वाला डिस्टेंस पता है कि नहीं पता है, पता है ना यार। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होता है, बताओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होता है, यहां पे देखो ना, ये a/2 है, ये a है, ये हमारा क्या है 60 डिग्री है, तो लगा दो cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2। ये क्या होगा, ये हमारा हाइट डिवाइडेड बाई क्या होगा, एक मिनट रुक जाओ, नहीं, हमें यहां क्या लगाना होगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या होगा, तो ये हाइट होगा डिवाइडेड बाय ये बेस, बेस क्या है a/2, तो h क्या हो जाएगा a/2 tan 60 डिग्री √3 a/2। यहीं से करते हैं ना, एरिया यहीं से निकालते थे ना बेटा। इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, और यहीं से आता था ना √3 a/4 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। तो यहां से आपको ये, मैं कह रहा हूं, मैं आपको ये हाइट पता है बेटा, मैं तरीका बता दिया, ये हाइट पता है, और इसका ये 2/3 होता है, जहां से ये पॉइंट टच करता है, ये हमारा हाइट पता है √3a/2। तो आपको ये √3a/2 पता है, और ये डिस्टेंस क्या होता है 2/3, ये क्या होगा 1/3। तो ये हाइट पता है, ये पता है, तो आपको क्या होगा, ये डिस्टेंस निकल जाएगा। अब देखो, ये A9 का जो रेडियस है ये हमारा a/2 है, और ये जो लेंथ है वो आप निकाल लोगे, क्योंकि आपको ये पता है, ये पता है, तो आपका ये लेंथ निकल जाएगा। वो लेंथ क्या होगा, वो लेंथ होगा A9 का रेडियस प्लस केटायन का रेडियस। यहां से आपका क्या होगा, यहां से ये लेंथ पता है, तो आप यहां से रेडियस रेशियो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे यार, तो इसको केटायन के रेडियस से डिवाइड कर दो, तो RA/RC प्लस 1 इक्वल टू L/RC, सॉरी
इसको आप क्या करो, अनायन के रेडियस से डिवाइड कर दो। तो 1 अनायन के रेडियस से डिवाइड करोगे 1 प्लस केटायन का रेडियस बाई एनायन का रेडियस इक्वल टू लेंथ बाई अनायन का रेडियस। अनायन का रेडियस कितना है, a/2, ये लेंथ आप निकाल ही चुके हो, तो यहां से आपको ये रेडियस रेशियो निकल जाएगा। तो सिंपल तरीका है, ऐसा नहीं है कि आप कहना कि सर ये हमें याद करना है, ये कैसे आया वैल्यू। तो हमने मिनिमम रेशियो कब निकालेंगे, जब हम ये एज्यूम करेंगे कि सब एक दूसरे को टच कर रहा, तो उस कंडीशन में हम मिनिमम रेडियस हमने निकाला ट्रायंगुलर वॉइड के केस में, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, आपका ये आया। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस की बात करें, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें, तो उस केस में हमारा मिनिमम रेडियस रेशियो 0.225 होगा। इसका भी निकालने का सेम तरीका है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होगा तो उस वाइड को हम ऑक्टाहेड्रल वाइड कहते हैं, और उस केस में हमारा रेडियस रेशियो मिनिमम वैल्यू 0.414 होगा। और बॉडी सेंटर्ड अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के केस में, यानी एक एटम अगर 8 एटम को टच कर रहा बॉडी सेंटर, तो उस केस में आपको रेडियस रेशियो ये बताया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यही चार्ट पूरा ध्यान में रखना है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर रेडियस रेशियो अगर 0.155 से छोटा होगा, 0.155 से छोटा होगा, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं यहां पे सिर्फ लीनियर अरेंजमेंट होगा, इसका लीनियर अरेंजमेंट होगा। और लीनियर अरेंजमेंट में आपको मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। अगर हमारा रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.155 से लेकर 0.225 से जस्ट छोटा होगा, तो ये कंडीशन हुआ किसका, ट्रायंगुलर वॉइड का, और उस समय कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। अगर हमारा रेडियस रेशियो 0.225 से लेकर 0.414 से जस्ट छोटा होगा, तो उस केस में हमारा वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, और उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अगर रेडियस रेशियो हमारा 0.414 से लेकर 0.732 से जस्ट छोटा होगा, तो उस केस में हमारा वॉइड ऑक्टाहेड्रल होगा, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अगर रेडियस रेशियो 0.732 से लेकर 1 से जस्ट छोटा होगा, तो उस केस में क्यूबिकल वॉइड होंगे, क्यूबिकल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। क्यूबिकल वॉइड मतलब समझ ही रहे हो ना, जैसे बॉडी सेंटर 8 एटम से घिरा हुआ है। अगर मान लो एफसीसी और एससीपी की अगर बात करें, तो एफसीसी और एससीपी के केस में रेडियस रेशियो हमारा 1 के बराबर होगा, और एफसीसी के केस में आप देख सकते हो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। कैसे 12 होता है, तो आप देख सकते हो, जैसे मैं आपको समझाता हूं। यहां पे कोई एटम है, तो ये आपका 4 पॉइंट हुआ। ऐसे ही क्यूब ऊपर होगा, वहां पे भी आपको ऐसे एटम्स मिलेंगे, और नीचे वाले केस में भी मिलेंगे। तो हर जगह आपको एक एटम 12 एटम से क्या होगा, टच होगा। तो ये हमारा कंडीशन होगा एफसीसी का। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे यार। रेडियस रेशियो से रिलेटेड किसी भी तरह के कुछ भी डाउट हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में करना कमेंट यार, मैं उस चीजों को आगे आपको डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये रेडियस रेशियो कैसे निकलता है, और रेडियस रेशियो का मिनिमम वैल्यू कैसे निकलता है, वो हमने समझाया। मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब हम ये कंडीशन के लिए रेडियस रेशियो निकाल लें कि अनायन केटायन को और अनायन अनायन को भी टच कर रहा, तो उस केस में हमें मिनिमम रेडियस रेशियो निकलेगा। जैसे ही हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड का कंडीशन आएगा, यानी उस केस में ट्रायंगुलर वॉइड नहीं बनेगा। तो ये रेडियस रेशियो को देख करके हम बता सकते हैं कि एक एटम कितने एटम से टच्ड है। अगर एक एटम 4 एटम से टच्ड है, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा, तो उस केस में रेडियस रेशियो ये होगा। एक एटम अगर 6 एटम से अगर टच कर रहा, तो उस केस में हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में वॉइड और एटम के बीच का जो रेडियस रेशियो होगा, वो इसके बीच में लाई करना चाहिए। एक एटम अगर 8 एटम से टच हो रहा, तो उस केस में हमारा क्यूबिकल वॉइड बनेगा, और उस केस में रेडियस रेशियो इसके बीच में लाई करना चाहिए। और अगर एक एटम 12 एटम से टच करेगा, तो उस केस में हमारा एफसीसी और एससीपी का स्ट्रक्चर बनेगा, और उस केस में आपको ध्यान देना है कि उस केस में रेडियस रेशियो हमारा 1 के बराबर होगा। तो ये था रेडियस रेशियो से रिलेटेड बातें। उससे रिलेटेड आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी यहां पे दिए गए हैं, जिस एग्जाम्पल के थ्रू आप चीजों को ध्यान रख सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं यार। अगली क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के मैं ज्योमेट्री बताऊंगा, रेडियस रेशियो का एप्लीकेशन देखेंगे,
फिर एससीपी के बारे में भी देखेंगे, और मैं जो आपको बताया था कि बेटा मैं विजुलाइज करा दूंगा कि देखो यार टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बन रहा, किस पोजीशन पे बन रहा, वो आपको दिखे कि हाँ टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा तो देखो ये 4 एटम से टच कर रहा, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा तो देखो 6 एटम से टच कर रहा। तो उस चीज की जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग मैं आने वाले क्लास में आपको दिलाऊंगा। तो आज की क्लास को यार यहीं पे रोकते हैं, अगली क्लास में हम इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।